हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स टाइम। तो हम हाजिर हैं अपने क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिकॉज जो हमारा +2 है उसके क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू +1, क्योंकि उसके कुछ 5-6 टॉपिक्स ही होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बैठते हैं। नाउ ये क्वेश्चंस पीजीटी फिजिक्स का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए ऑलवेज बेनिफिशियल होंगे। ये आप यूपी टेट के लिए तैयार कर रहे हो, सुपर टेट तैयार कर रहे हो, एच टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, DSSS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी भी स्क्रीनिंग एग्जाम जहाँ पर +1 +2 का सिलेबस आता है, तो ऑब्वियस है यू हैव टू प्रिपेयर कंप्लीट सिलेबस। उसके लिए आपको क्वेश्चंस चाहिए। थियोरिटिकल तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप एनसीईआरटी ले लो, प्रदीप पब्लिकेशन ले लो, दिनेश पब्लिकेशन ले लो, वहाँ से आपको प्रिपेयर हो जाएगा। प्लस आपको जब थियोरटिकल प्रिपेयर करना है उसमें डिटेलिंग्स में नहीं जाना होता। सो वी आर हेयर विद क्वेश्चन सीरीज। आई हैव डिसाइडेड टू कीप द सीरीज लॉन्ग, क्योंकि देखो मैं इस सीरीज में हर एक क्वेश्चन टाइप कवर करना चाहती हूँ, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन टाइप। इससे देखो इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चंस भी होंगे एंड द हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी होंगे। तो आई जस्ट वांट कि आप सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, जो आपको अच्छे लगे वो नोट कर लो, उनके लिए अलग से नोट्स बना लो अपने। और जैसे एक ही वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगी इलेक्ट्रोस्टैट्स के, जैसे मैंने सोचा 50 के अराउंड क्वेश्चंस होंगे इसके, तो एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस नहीं हो सकते विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो वीडियोस के पार्ट्स बनेंगे। आज वाली वीडियो में 16 क्वेश्चंस हैं। आप साइड बाय साइड अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक की थ्योरी प्रिपेयर करते रहो और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी आपको बुक, पैटर्न या किसी भी बारे में नॉलेज चाहिए वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व मिल जाएंगे इन द प्लेलिस्ट। प्लीज़ गो देयर। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन। मैंने पहले ही बोला ये सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड होगी, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो स्टार्टिंग विद द इजी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस जो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे बट वो ज़रूरी है कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट इज इक्वल टू। अब ये क्वेश्चन देखने में इजी है बट ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप DSSS में देखो वहाँ 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स के, 200 में ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। सो इट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 2 स्फीयर दिए हुए हैं, दोनों की जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है, लेकिन ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव चार्ज है। तो हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। फर्स्ट है ए विल बी एट हायर पोटेंशियल, बी विल बी एट हायर पोटेंशियल, बोथ विल बी एट सेम पोटेंशियल, या कांट साइड। देखो जो पॉजिटिव होता है ये +5 पे होगा और ये -5 पे, तो कौन सा हायर पे है? ए विल बी एट हायर पोटेंशियल। ये मत समझना कि ये दोनों 5 वोल्ट दिए हैं तो सेम पे आएंगे, नहीं, जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें ए से बी में एक बॉक्स बना हुआ है, ए से बी में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियस आप सोल्व कर लोगे इजीली, लेकिन ट्राई करो ए से बी जाने में जैसे आप रेजिस्टेंस के सर्किट सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में, और ये दो आपस में पैरेलल में। तो जो सीरीज में है तीनों उसका CS कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस इन सीरीज। देखो इसका कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस में याद नोटिस करना बात कि वो अपोजिट फॉर्मूलाज होते हैं उनके। 1/2 1/2 1/2 तो इट्स इक्वल टू 3/2। तो CS क्या आ गया? 2/3 ओम। ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल वाले ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, तो ये आ गया 8/3 माइक्रोफेरेड। सॉरी ओम लगा गई मैं, माइक्रोफेरेड है। इसका मतलब ये क्वेश्चन क्यों दिया आपको? सिर्फ ये देखने के लिए कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो उनके फॉर्मूलाज जो होते हैं बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल शीट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब होता है कैपेसिटर। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस। इनमें से कौन सी ऐसी प्लेट है जो हमें रखनी चाहिए उनके बीच में ताकि उनकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो, कैपेसिटर की, कंडेंसर की?
4 दिए हुए हैं, मिका, टिन, कॉपर, आयरन। अब आप देखो ये तीनों जो हैं ये क्या हो गए, मेटल हो गए, कंडक्टर हो गए। तो कंडक्टर जो होते हैं वो हमेशा जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज करते हैं, ओके, क्योंकि वो कंडक्ट कर जाते हैं। लेकिन जो मिका है ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, और हम जब भी कैपेसिटेंस के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द आंसर। Now, when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the capacity of the condenser, देखो जब हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कंडेंसर बहुत जगह यूज होता है वर्ड, तो इसलिए मैंने हर जगह कंडेंसर रखा है कैपेसिटर की जगह। पैरेलल प्लेट में जो बीच में होती है एयर की जगह हमने कोई एक नया डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया जिसका कांस्टेंट है के। तो क्या होगा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के साथ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अगर डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं उसके बीच में तो वो K टाइम्स हो जाता है, तो K इंटू C, तो उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी बाय K टाइम्स। छोटे क्वेश्चन है बट बहुत हेल्पफुल होंगे आपको कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में। The angle between, sixth question, the angle between electric lines of force and equipotential surfaces, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में और इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में जो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और वो 90 डिग्री पे होती हैं। प्लस इसी में एक पॉइंट है कि जो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये 3-4 पॉइंट्स इस क्वेश्चन से निकलते हैं, वो याद रखना। नेक्स्ट, the two surfaces A and B are at the same potential and separated by a distance r. The work done in carrying a charged particle Q from A to B will be, देखो दो सरफेस है A और B, वो दोनों सेम पोटेंशियल पे रखे हैं। कितना, सपोज ये A है ये B है, ये भी V पे है ये भी V पे है, इनके बीच में डिस्टेंस है r। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ एक चार्ज पार्टिकल लेके जाना तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना है 0, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो वर्क डन क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हमें सेम पोटेंशियल देखते समझ जाना चाहिए था वर्क डन क्या है 0। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आया है। एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट पे था, फिर उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया 1 वोल्ट का, तो वो एक्सेलरेट हो गया। तो ये बताओ कि उसने कितनी एनर्जी गेन की। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू वी। Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन टू द पार्टिकल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यूज हुआ तो EV, E की वैल्यू क्या आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1, ये क्या आ गया इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन करता है व्हेन इट इज इंट्रोड्यूस टू 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जो ये 1 जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन आया वो यहीं से आया है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और आंसर बिल्कुल सिंप्लीफाइड। इसमें बोला है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालनी है, गिवन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज इक्वल टू x। पोटेंशियल डिफरेंस x दिया हुआ है एंड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना दिया हुआ है y। कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस क्या होता है Q बाय V। Q क्या है y, V क्या है x, तो y बाय x। सिंपल क्वेश्चन था लेकिन स्टेटमेंट देख के पक्का छोड़ के आते हैं ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी बीच में रखे हैं। इससे प्रैक्टिस होगी आपको। देखो कंफर्म कुछ नहीं होता कि क्वेश्चन आएगा कहाँ से, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं कहीं ना कहीं से। थोड़ा स्टेटमेंट इधर कर दिया, थोड़ा किसी की टांग खींच ली, किसी के कान खींच लिया, किसी का कुछ, मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते कोई भी। सो प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी एक तो स्पीड बढ़ेगी, प्लस उतना आप क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ पाओगे और उतना ही आप जल्दी कैच कर पाओगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड।
एक पैरेलल कैपेसिटर चार्ज किया हुआ है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, अगर आप प्लेट्स को इधर तरफ खींचोगे, अपार्ट खींचोगे, यानी इनके बीच का डी इंक्रीज करते जाओगे, तो क्या होगा इसमें से? लेट्स फाइंड आउट क्या होगा। अब हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर डी इंक्रीज होगा तो सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इससे हम देखेंगे पहला ऑप्शन तो कट ही हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें। अब देखो Q तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो Q रिमेन्स ऑलवेज सेम, Q रहेगा सेम। तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। Q तो सेम है तो C इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। अगर हमारा C जो है डिक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है। सो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। ये थे हमारे 10 बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिन्हें हमें बस पढ़ के आंसर्स देने थे। नाउ मीडियम लेवल क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। अब तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसी के 11th क्वेश्चन हो गया मतलब सीरीज का। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। यहाँ पे क्या बोला, 27 ड्रॉप्स लिए हैं, वो चार्ज करी गई सेम पोटेंशियल पे, 220 वोल्ट सबको दे दिया। अब उन्हें क्या करा, सारी ड्रॉप्स को कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बना दी। अब उस बिगर वाली ड्रॉप का हमें पोटेंशियल निकालना है। अब हमें ये तो पता है दैट वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। 27 की 27 को मिक्स करके बड़ी बनी है, तो उसका रेडियस तो निकाल सकते हैं हम, ये तो छोटा कॉन्सेप्ट है। सो इसका रेडियस बड़े वाले का क्या आ जाएगा, 3 इंटू आर। अब पोटेंशियल ऑन स्मॉल ड्रॉप कितना होगा, के क्यू बाई आर। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, के क्या है, के की वैल्यू सबको पता होगी हमेशा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बिग ड्रॉप पे कितना होगा पोटेंशियल, के इंटू चार्ज कितना होगा, जितना सारों पे टोटल था। एक पे अगर क्यू था तो सारों पे एन क्यू हो गया, एन क्यू बाय कैपिटल आर। एन की वैल्यू पुट कर दो 27, आर की वैल्यू ऊपर निकाली 3R, तो ये क्या आ गया, के क्यू बाय आर की वैल्यू V। तो V डैश इज इक्वल टू 9V। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट, तो 9 इंटू 220 इज इक्वल टू 1980 वोल्ट। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। जहाँ पे E की वैल्यू दी है, ये हमें क्या निकालना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट्स सिंपल, E की वैल्यू, E क्या होता है, माइनस dV बाई डी आर। सो dV क्या आ जाएगा, माइनस E डी आर। वैल्यूज पुट कर दो, माइनस बाहर इंटीग्रेट कर देंगे V निकालने के लिए। E की वैल्यू क्या है, ये दी हुई है। अब dr क्या होता है, dr होता है dx आई कैप प्लस dy j कैप। क्योंकि E जिस फॉर्म में होगा, D को भी आप उसी फॉर्म में उठाओगे, ठीक है। अगर यहाँ EX होता तो इसके साथ DX लगा देते, EY होता तो DY लगा देते हो ना आप, तो ये इस वजह से लगता है। इसको क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर ली, डॉट होता है इनके बीच में, ठीक है। A बाहर निकाल लिया, y dx x dy। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करो तो ये सोचो ये डेरिवेटिव किसका है, एक्स वाई का। एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करोगे, x dy प्लस y dx। सो इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो ये आ गया माइनस ए एक्स वाई प्लस सी। तो ये आ गया माइनस ए एक्स वाई प्लस सी, ये आ गया आंसर। सी क्यों लगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसकी तो स्टेटमेंट पढ़ के आप खुद भी कर सकते हो। इसमें बोला एक 500 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, उसे चार्ज किया एट ए स्टेडी रेट ऑफ 100 माइक्रो कूलम पर सेकेंड, ठीक है। तो हमें यह बताना है उसे 10 वोल्ट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। C दिया हुआ है, V दिया हुआ है, Q निकाल लेंगे, Q इज इक्वल टू CV, यानी इतना चार्ज चाहिए उसे, ठीक है। अब इतने चार्ज के लिए चार्ज कितना रेट हो गया, मतलब रेट क्या दिया हुआ है, चार्ज पर टाइम, तो रेट इंटू टाइम इज इक्वल टू चार्ज। तो टाइम कितना आ गया, Q बाय रेट 5000 माइक्रोकूलम ऊपर आ गया, और रेट कितना दिया हुआ है 100 माइक्रोकूलम पर सेकेंड, तो यह कितना आ गया 50 सेकेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें बोला है कि 3 चार्जेस हैं
जो हमने ट्रायंगल की वर्टिसेस पे रखे हैं 1 2 3, तीनों की वैल्यूज दी है 2 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम। ट्रायंगल की जो साइड्स हैं तीनों 20 सेंटीमीटर हैं। हमें ये बताना है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा तीनों को सेपरेट करने में। तीनों को सेपरेट करने में उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा जितना ये कंबाइंड है उससे। अब मतलब तीनों आपस में कंबाइंड है जिससे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विड बी इक्वल टू द वर्क डन ऑन द सिस्टम। जितनी पोटेंशियल एनर्जी इनके पास है उतनी तो हमें वर्क डन करना ही पड़ेगा, तभी ये अलग होना स्टार्ट होंगे। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो निकाल लो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय ए। आप सोच रहे होंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q K Q बाय आर, लेकिन यहाँ पर दूसरा Q किस लिए लगा, वर्क डन की वजह से। वर्क डन का फॉर्मूला आपको याद हो तो Q डेल्टा V होता है, इस वजह से एक और Q लग गया। तो वर्क डन क्या आ गया, K Q1 Q2 बाय ए। देखो कैसे लगा, ए पहले इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाली, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और तीनों को ऐड कर दिया। तीनों को ऐड कर दिया, वैल्यूज पुट कर दो, K बाय ए बाहर आ गया। Q1 की वैल्यू क्या है 2, Q2 की क्या है -1। दोनों माइक्रोकूलम में थे तो 10⁻⁻6 दोनों का, तो ये क्या गया 10⁻12। ऐसे ही Q2 Q3 Q3 Q1, अंदर क्या बच गया ये। सॉल्व तो आप कर लोगे क्योंकि समझदार हो ऐसे तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये कितना आ गया 0.09 जूल, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इसका एक कॉन्सेप्ट है सीधा सा, वो समझ लो। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, वो एक रीजन में प्लेस कर दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब इसका सीधा सा तरीका है, कूलम्स लॉ से हमें एक चीज पता है, F = QE, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूले से F और E की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेकिन फॉर नेगेटिव चार्ज F = -QE। Q जो है वो ऑटोमेटिक माइनस में चला जाता है ना, तो F और E की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पर नोट कर लो, फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ F एंड E आर सेम, बट फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ F एंड फील्ड आर अपोजिट। तो अगर फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है तो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी इट इज डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसके बाद में इसे कंटिन्यू करते रहेंगे सीरीज को, ये मत सोचना आज आएगी वीडियो कल आएगी। प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे ही मेरे क्वेश्चंस रेडी होते हैं मैं तुरंत वीडियो डाल देती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी वहाँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो बट नॉट द सीरीज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ना एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं है, लेकिन ये बीच में इंक्लूडेड सा क्वेश्चन था तो डाल दिया मैंने ये। इसमें सॉलिड एंगल निकालना है, किसका, सॉलिड एंगल सब्टेंडेड बाय एन ऑक्टेंट ऑफ ए स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि एक स्फीयर बना हुआ है, उसके ऑक्टेंट क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक पार्ट शेड कर लो तो ये ऑक्टेन हो गया। अगर किसी स्फीयर का ऑक्टेंट निकाल लें तो वो कितना सॉलिड एंगल बना रहा है सेंटर के साथ, तो ये निकालना है। एक क्वेश्चन है लेकिन आपको यहाँ से सॉलिड एंगल निकालना आ जाएगा। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S बाय आर स्क्वायर। डेल्टा S इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट पार्ट जिसका हमें निकालना है, यानी ऑक्टेंट का सरफेस एरिया ऑफ ऑक्टेंट क्या होगा 1/8 इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। तो ये क्या गया πr²/2, और इसके फॉर्मूले में पुट कर दो πr²/2 इंटू r², r² कट गया तो ये कितना बच गया π/2। यानी कि सॉलिड एंगल ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ ए स्फीयर विद इट सेंटर वो क्या आ जाएगा π/2। तो यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चंस। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से अब लेवल अप हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट में, ये तो सारा बेसिक्स थे। अगर आपको इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियोस देखने से पहले एक बार थोड़ा सा वीडियो के मतलब थियोरेटिकली पढ़ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, ऊपर से मेन पॉइंट्स पढ़ ले, फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, थोड़ा
मतलब माइंड में एकदम से ये नहीं लगेगा कुछ नया कर रहे हो, ये लगेगा सिमिलर क्वेश्चंस हैं, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में, वरना क्वेश्चंस बोरिंग हो जाएंगे। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, एंड प्लीज़ रिव्यूज़ भी देना इसके बारे में वीडियो के, कि क्वेश्चन सीरीज़ की कंटिन्यू करनी भी चाहिए या नहीं। एंड अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।